हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है रघुवीर सिंह वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 101 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 306 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर जयपुर आईटीआईटी ने डिसाइड किया। इस केस का जजमेंट 18 अगस्त 2022 को आया। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस के अंदर असेसी जो है वो एक रियल एस्टेट का व्यापारी है, रियल एस्टेट का व्यापार करता है। असेसी ने अपनी रिटर्न सेक्शन 44 एडी के अंदर फाइल करी। असेसी ने ड्यूरिंग द ईयर एक 63 लाख रुपीस की लैंड खरीदी थी जो कि कैश में खरीदी थी। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसी से जब इस कैश के बारे में पूछा गया तो असेसी ने बताया कि मेरे पास करीबन 17 लाख रुपए कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस था, जिसके दस्तावेज असेसी ने सबमिट किए और असेसी ने यह कहा कि इस लैंड को खरीदने के लिए असेसी ने करीबन 4.5 लाख रुपए अपने यंगर ब्रदर से लिए हैं, 5 लाख रुपए असेसी ने अपनी वाइफ से लिए हैं और जो बाकी का कैश था वो भी असेसी ने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था। असेसिंग ऑफिसर असेसी की बात से कन्विंस्ड थे। उन्होंने असेसमेंट ऑर्डर पास किया। कोई सेक्शन 271 डी की पेनल्टी लगाने के लिए जॉइंट कमिश्नर साहब को कोई प्रपोजल नहीं भेजा और ना ही कोई डिसअलाउंस सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 के अंदर किया। बाद में प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने सेक्शन 263 की प्रोसीडिंग्स असेसी के अंदर असेसी के अगेंस्ट चालू की और जब असेसी को शोकोज नोटिस भेजा गया तो उस शोकोज नोटिस के अंदर यह भी नहीं बताया गया था कि असेसी के अगेंस्ट जो है सेक्शन 263 के जो एक्सप्लेनेशन है उसकी क्लॉजेज ए और बी जो है वो उस पर लगाई जा रही है। अब इसके अंदर मुद्दा यह था कि पहली बात, क्या सेक्शन 263 की प्रोसीडिंग्स असेसी के अगेंस्ट सही है? तो क्योंकि इस केस के अंदर ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसी ने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, पूरी प्रॉपर इंक्वायरी की गई थी, कोई भी लैक ऑफ इंक्वायरी का इस केस में कोई मैटर नहीं था। इसीलिए जो ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर ने पास किया था उसको इरोनियस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सेक्शन 263 के अंदर रिवाइज करने के लिए किसी भी ऑर्डर का इरोनियस होना और प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू होना जरूरी होता है। दूसरा, जब ये मैटर 263 का ऑर्डर होने के बाद आईटीएटी के पास गया तो आईटीएटी ने यह कहा कि सेक्शन 271 डी की पेनल्टी लगाने के लिए या सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 का डिसअलाउंस करने के लिए यह देखना जरूरी होता है कि जो ट्रांजैक्शन है वो जेन्युइन है या नहीं। इस केस में आईटीएटी ने डिपार्टमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो कि 1985 का सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 387, उसका हवाला देते हुए ये कहा कि उस सर्कुलर के अंदर ये कहा गया है कि असेसी को एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन के लिए पनिश नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस केस के अंदर जो असेसी ने अपनी प्रॉपर्टी परचेज की थी, लैंड परचेज की थी, उसके अंदर जिस आदमी से परचेज किया था उस आदमी की आइडेंटिटी सेल डीड के अंदर थी, उसका एड्रेस उसके अंदर था। कोई भी असेसिंग ऑफिसर ने कोई ऐसी इंक्वायरी नहीं की कि उसको नोटिस भेजा हो, उससे इंक्वायरी की हो। और इस केस के अंदर यहां पे क्योंकि सारी की सारा जो कैश था वो एक्सप्लेन था, ओपनिंग कैश बैलेंस एक्सप्लेन था, तो 263 को तो पहले ही आईटीएटी डिनाई कर चुकी थी। और जहां तक इसमें सेक्शन 271 डी की पेनल्टी का सवाल था तो उसमें आईटीएटी ने यह कहा कि जहां पे ट्रांजैक्शन जेन्युइन होती है वहां पे आप सेक्शन 271 डी की पेनल्टी और सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 का डिसअलाउंस नहीं किया जा सकता। ये दोनों सेक्शंस का जो मेन मकसद था वो ये था कि जो अनअकाउंटेड कैश होता है उसको जो रूट किया जाता है उसको कर्टेल करना था। लेकिन जहां पे सेलर और बायर की आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है, यहां पे ये प्रूव हो जाता है कि ये ट्रांजेक्शन जो है वो जेन्युइन पर्पस के लिए की गई है, बिजनेस एक्सीजेंसीज के लिए की गई है, तो उस केस के अंदर सेक्शन 271 डी की पेनल्टी लगाना जायज नहीं है। इस केस के अंदर आईटीएटी ने यह भी कहा कि जो सेक्शन 273 बी है जो कि रीजनेबल कॉज की बात करता है, वो एक ज्यादा मजबूत सेक्शन है 271 डी के कंपैरिजन में, और यदि रीजनेबल कॉज प्रूव हो जाता है
तो एसएससी के ऊपर सेक्शन 270D की पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है रघुवीर सिंह वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 101 ITR पेज नंबर 306 पे रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।